बीसीसीआई वो संस्था जिसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जी हैं। ये संस्था चुनती है एक क्रिकेट टीम जो भारत देश के नाम पर खेलती है। क्या खेलती है ये किसी को नहीं पता, लेकिन खेलती है। आजकल तो ये टीम भावनाओं से खेल रही है। अभी अभी दिन मंगलवार तारीख 6 सितंबर को इस टीम ने एक बार फिर से भावनाओं के खेल में टॉप किया। श्रीलंका के खिलाफ हारकर इस टीम ने 90s के किड्स को बचपन याद दिला दिया, जब हमारी टीम को या तो सचिन जिता पाते थे या भगवान, और हमारे लिए तो ये दोनों ही सचिन जी थे। खैर, वो वापस लौटते हैं। एशिया कप खत्म हो चुका है भारत के लिए लगभग, क्योंकि हमारी टीम इस टूर्नामेंट में सिर्फ बांग्लादेश और हांगकांग से बेहतर साबित हुई। पहले ही मैच में पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद मंगल ग्रह की ओर निकले फैंस को वापसी में स्पेस शटल भी नहीं मिली। अब घर वापसी की बेला है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, रोहित शर्मा एंड कंपनी पैकिंग कर रही होगी। जाहिर तौर पर उन्हें अभी एक मैच और खेलना है, लेकिन मैच खेलने के लिए तो बस किट और जर्सी लोवर ही तो चाहिए। बाकी चीज़ें तो पैक की ही जा सकती हैं। तो जब तक ये लोग पैकिंग करें, हम इनकी उधेड़ते हैं बखिया। #टीम सिलेक्शन। चेतन शर्मा ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जब से आए हैं, जादुई सिलेक्शन होते जा रहे हैं। एशिया कप में भी ये रवायत जारी रही। शर्मा जी ने यूएई के लिए सिर्फ 3 पेसर रखे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि हार्दिक पांड्या चौथे पेसर के रूप में कामयाब रहेंगे। ये बात ठीक भी है। मान लेते हैं कि हार्दिक पांड्या क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में चौथे पेसर बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने 3 मुख्य पेसर्स का विकल्प तो रखना ही चाहिए ना। विकल्प होता तो आवेश के बाहर होने के बाद हार्दिक को तीसरा पेसर न बनना पड़ता, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है। हर तीसरे दिन अगले कपिल देव और पिछले जैक कैलिस कहने से उनके अंदर वो योग्यता नहीं आ जाएगी। हार्दिक की बॉलिंग लगातार ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास ले देकर एक ही हथियार है, शॉर्ट बॉल। और शॉर्ट बॉल से आप सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जिसका जीवन स्पिनर्स को पीट कर बीता हो। यूएई के गर्म मौसम में सिर्फ 3 फ्रंटलाइन पेसर्स के साथ जाने का फैसला किस हिसाब से डिफेंड किया जाए। इसके अलावा आपके पास रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर का तो कोई रिप्लेसमेंट था ही नहीं। आपने अक्षर को टीम में शामिल तो किया, लेकिन उन्हें खिलाया ही नहीं। केएल राहुल को ढोते रहना भी अलग ही बीमारी है। नाम के आधार पर प्लेयर्स खेले जा रहे हैं। #टीम मैनेजमेंट। बीते कुछ महीनों में बीसीसीआई ने एक नियम सा बना लिया है, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे तुरंत ब्रेक देकर फ्रेश रखा जाएगा, और जो घटिया प्रदर्शन करेगा उसे और मौके देकर सुधार की उम्मीद की जाएगी। रवि बिश्नोई का उदाहरण लीजिए। बीते मैच में इंडिया के बेस्ट बॉलर थे, अगले मैच से उन्हें रेस्ट दे दिया गया, जिससे वह थके ना। दिनेश कार्तिक आईपीएल से ही ये भाई साहब कमाल की फिनिशिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ उन्हें सिर्फ 1 गेंद खेलने को मिली। कार्तिक को कुल 2 मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, और इन 2 मैच में उन्होंने 1 गेंद खेली। बाकी के 2 मैच में उनकी जगह दीपक हुडा को मौका मिला। दीपक, जिनका क्रिकइन्फो पेज उन्हें ऑलराउंडर बताता है, लेकिन हमारे कोच और कप्तान साहब की माने तो दीपक स्पेशलिस्ट बैटर और फिनिशर है। ये अलग बात है कि दीपक का बेस्ट टॉप ऑर्डर में खेलते हुए आया है, लेकिन मैनेजमेंट उन्हें जबरदस्ती फिनिशर बनाने पर तुला है। केएल राहुल से पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 ढंग की पारी आई, उसमें भी वह सिर्फ 28 रन बना पाए, लेकिन ओपन उन्होंने ही किया। भले ही उनसे रन नहीं बने, यहाँ तक कि वह सिंगल्स भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ओपन तो वही करेंगे। बॉलर्स पिटते ही रहे, लेकिन छठा बॉलिंग ऑप्शन होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कप्तान और कोच की जोड़ी ने एक साथ कई मुद्दों पर कमाल किया। #कैप्टन रोहित शर्मा। बचपन में एक कहावत पढ़ी थी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बाद में शादी विवाह अटेंड किया तो समझ आया कि कहावत सही है। ढोल के करीब हो जाओ तो कान की बैंड बज जाती है, लेकिन इस कहावत की एक डीप मीनिंग भी है, और वो समझ आ रही है रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को खेलते देखकर। अव्वल तो रोहित भले परमानेंट कप्तान हो, लेकिन हम उनके अंडर कम ही खेलते हैं। ऐसी व्यवस्था पर टिप्पणी फिर कभी करेंगे। अभी रोहित की कप्तानी वाले मास्टर स्ट्रोक पर चर्चा कर लेते हैं। रोहित जी को चाहिए एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और जड्डू के जाने के बाद उन्होंने ऋषभ पंत पर भरोसा जताया, और पंत ने उस भरोसे के साथ वो किया जो वीरेंद्र सहवाग गेंद के साथ करते थे। पंत की बैटिंग का स्टाइल छोटे बच्चे के हाथ में पड़ी गुलेल जैसा है। ये कब और किसका नुकसान कर दे पता नहीं, लेकिन फिर भी पंत खेले जा रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन के नाम की स्पेलिंग में शायद कुछ मिस्टेक है। कप्तान साहब फिनिशर के रूप में डीके को ले गए थे, लेकिन वहां जाकर प्लान बदल गया और डीके फिनिशर से टूरिस्ट हो गए। हार्दिक को बॉलिंग करते देखकर साफ समझ आ जाता है कि वह 4 ओवर फेंकने वाले बॉलर नहीं हैं, लेकिन कप्तान साहब को इससे क्या, वो तो हार्दिक को प्राइम जैक कैलिस बना कर ही रहेंगे।
4 ओवर फेंकवा कर ही रहेंगे, भले वो चाहे जितने पीटे जाएं। और चूंकि इनके पास ऑप्शन है नहीं तो भुवनेश्वर से डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं। और भुवनेश्वर डेथ ओवर्स में इतने ही अच्छे हैं जितना मैं फाइन आर्ट्स में। मतलब इन कामों में हम दोनों ही भाइयों को नहीं पता कि क्या करना है। हैशटैग कोच राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जब कोच बने थे तो 10 दिशाओं में जश्न मनाया गया। देवता और गंधर्व किन्नरों ने पुष्प वर्षा कर माननीय सौरव गांगुली के इस फैसले को सराहा था। रुपए ने डॉलर की ओर देखकर कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को लगा कि EPFO पर ब्याज बढ़ रही है तो बेरोजगारों को सीधे ऑफिसर ग्रेड नौकरी के ख्वाब आने लगे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ही इज अ जेंटलमैन। अब जेंटलमैन भले कोई टैक्टिक्स ना बना पाए, मैन मैनेजमेंट के नाम पर उससे कुछ ना आता हो, लेकिन ब्रो वह है तो जेंटलमैन ना। राहुल के हाथ में टीम की कमान आने के बाद तमाम विवाद हुए। विराट कोहली की कप्तानी का पूरा चैप्टर हुआ। आधा दर्जन से ज़्यादा कप्तान ट्राई किए गए। बीच बीच में VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच बने। बहुत सारी द्विपक्षीय सीरीज जीती और हारी गई। लेकिन जब जीत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब कोच राहुल द्रविड़ की कोई रणनीति काम ना आई। ना तो उनकी दीवार बन पाई और ना ही उनके कूल और कंपोज व्यवहार से सामने वाली टीम ने हार मानी। लेकिन हमें इन सब से क्या? हमने द्रविड़ का समर्थन इसलिए थोड़े किया था। हमने तो उनका सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि रवि शास्त्री एरोगेंट थे, बियर पीते थे। व्यवहार भाई साहब, उनका व्यवहार नहीं सही था। तो लीजिए, अब कोच और कप्तान दोनों जेंटलमैन हैं। जीत लीजिए दुनिया। और जब दुनिया जीत कर सबसे बड़ी वाली फलाने पसंद ट्रॉफी उठा रहे हों तब सौरव गांगुली, चेतन शर्मा, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का स्तुतिगान करना मत भूलिएगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए एपिसोड शूट किया था हमारे साथी जतिन ने। शुक्रिया।